नमस्ते। हमारे आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक गाइड के तौर पर आपको शरीर के अंदर चलने वाले एक बहुत ही कमाल की जर्नी पर ले जाने वाला हूँ। ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे जंतुओं में परिवहन तंत्र की जरूरत को, फिर हम रक्त की संरचना को डिकोड करेंगे, उसके बाद रक्त प्लाज्मा को समझेंगे, फिर बात करेंगे लाल रक्त कोशिकाओं की और अंत में शरीर के रक्षक और मरम्मत करने वाले घटकों को जानेंगे। आइए अपने पहले सेक्शन से इस जर्नी की शुरुआत करते हैं, जंतुओं में परिवहन तंत्र। अब जरा सोचिए, शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पोषक तत्वों और वेस्ट मटेरियल को ले जाना कितना जरूरी है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को शरीर के हर एक कोने तक पहुंचाना होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और यहाँ तक कि मेटाबॉलिज्म से निकलने वाले कचरे को पूरी बॉडी में ले जाने के लिए एक खास ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। ये बिल्कुल किसी बड़े शहर में सामान डिलीवर करने वाले ट्रकों और कचरा उठाने वाली गाड़ियों की तरह ही काम करता है। शरीर की इसी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास 3 बहुत ही खास टूल्स होते हैं जो मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। ये 3 घटक हैं, रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसे हम रक्त परिवहन तंत्र या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। वैसे उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक और सिस्टम होता है जिसे लसिका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, लेकिन आज हमारा पूरा फोकस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पर ही रहने वाला है। चलिए अब हम अपने दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो है रक्त की संरचना। यहाँ हम देखेंगे कि आखिर खून किन चीजों से मिलकर बनता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, खून सिर्फ एक लाल रंग का तरल पदार्थ नहीं है। जीव विज्ञान में इसे एक तरल संयोजी ऊतक यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है। अब इसे कनेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने फ्लो के दौरान शरीर के सभी ऊतकों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। ये थोड़ा गाढ़ा होता है और अगर हम इसके केमिकल नेचर की बात करें तो ये क्षारीय यानी एल्कलाइन होता है, जिसका पीएच स्तर एकदम 7.4 पर सेट होता है। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है जिसे हमारा शरीर हमेशा मेंटेन करके रखता है। अगर हम खून का एक बेसिक गणित निकालें तो ये डोनट चार्ट इसे बड़ी खूबसूरती से समझाता है। वॉल्यूम के हिसाब से पूरे खून का लगभग 55% हिस्सा लिक्विड होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और बाकी का जो 45% हिस्सा है वो सॉलिड होता है, जिसमें हमारी अलग अलग तरह की रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं। है ना एकदम सिंपल सा स्प्लिट। इसी के साथ आते हैं तीसरे सेक्शन पर। अब हम थोड़ा और डीप जाएंगे और इस लिक्विड पोर्शन यानी रक्त प्लाज्मा को एक्सप्लोर करेंगे। हमारे सॉस मटेरियल के इस हिस्से पर गौर करें। प्लाज्मा असल में एक हल्के पीले रंग का और थोड़ा चिपचिपा सा फ्लूइड होता है। जी हाँ, अगर हम खून से लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दें तो जो तरल बचेगा वो लाल नहीं बल्कि इसी हल्के नाता है और पूरे शरीर में एक नदी की तरह लगातार बहता रहता है। अब जरा प्लाज्मा के इस केमिकल ब्रेकडाउन को देखिए। ये चिपचिपा फ्लूइड आखिर बना किस चीज से है? आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लाज्मा का लगभग 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी है। इसीलिए तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हाइड्रेटेड रहना सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है। बाकी बचे हिस्से में 7% प्रोटीन होता है, 0.9% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, 0.5% फैट और थोड़ा सा ग्लूकोज और बाकी चीज़ें होती हैं। ये एकदम परफेक्ट कॉकटेल है जो शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता है। अभी हमने जिस 7% प्रोटीन की बात की उसे प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपारिन शामिल होते हैं। ये असल में शरीर के बड़े कमाल के टूल्स हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि घर के किसी पानी के पाइप में लीकेज हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप प्लम्बर को बुलाएंगे जो सीलेंट लगाकर उसे बंद करेगा, राइट? बिल्कुल वैसे ही जब कभी हमारी उंगली कट जाती है तो ये प्रोटीन्स तुरंत एक्टिव होकर खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करते हैं ताकि शरीर से ज्यादा खून ना बहे। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल फैक्ट है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस प्लाज्मा में से उस क्लॉटिंग वाले प्रोटीन यानी फाइब्रिनोजीन को निकाल दें तो जो लिक्विड बाकी बचता है उसे विज्ञान की भाषा में सीरम कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो सीरम वो प्लाज्मा है जिसमें क्लॉट बनाने की ताकत नहीं होती। अब हम लिक्विड प्लाज्मा से आगे बढ़ते हैं और अपने चौथे सेक्शन में उस सॉलिड फ्लीट की बात करते हैं जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी लाल रक्त कोशिकाएं।
हमारी लाल रक्त कोशिकाएं एकदम अपने नाम पर खरी उतरती हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनका रंग लाल क्यों होता है? तो इसका जवाब छुपा है इनके अंदर मौजूद एक खास प्रोटीन पिगमेंट में, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन ही है जो खून को उसका वो गाढ़ा लाल रंग देता है। लेकिन दोस्तों, इसका काम सिर्फ रंग देना नहीं है। हीमोग्लोबिन का एक अकेला अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को अपने साथ जोड़ सकता है, और इसी शानदार खूबी की वजह से इसे हमारे शरीर का सबसे बेहतरीन ऑक्सीजन कैरियर माना जाता है। और अब इस प्रोसेस को देखिए। गैसों के एक्सचेंज का ये लूप हमारे अंदर बिना रुके 24 घंटे चल रहा है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं और गहरी सांसें लेते हैं तो फेफड़ों में आई ऑक्सीजन इसी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर एक टेम्पररी कंपाउंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इस रूप में खून पूरे शरीर का टूर करता है। फिर जैसे ही ये कोशिकाओं तक पहुंचता है, ऑक्सीजन अलग होकर एनर्जी बनाने के काम आ जाती है। इसके बदले में कोशिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के रूप में छोड़ती हैं, वो वापस हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और फेफड़ों के जरिए शरीर से बाहर कर दी जाती है ना कमाल का डिलीवरी मैकेनिज्म। इसी के साथ हम आ गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम शरीर के उन सेलुलर कंपोनेंट्स को देखेंगे जो रक्षक और मरम्मत करने वाले की भूमिका निभाते हैं। अगर हम वापस अपने सोर्स डॉक्यूमेंट पर नजर डालें तो यहाँ श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और रक्त पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स के बारे में बहुत साफ तौर पर बताया गया है। ये दोनों ही लाल रक्त कोशिकाओं से एकदम अलग काम करते हैं और देखने में भी अलग होते हैं। इनका मेन जॉब शरीर की बीमारियों से रक्षा करना और किसी भी डैमेज की तुरंत मरम्मत करना है। इन दोनों को अगर हम आमने सामने रखकर कंपेयर करें तो तस्वीर एकदम क्लियर हो जाती है। एक तरफ हमारे ऑक्सीजन ले जाने वाले रेड ब्लड सेल्स हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो लाल रंग के हैं। वहीं दूसरी तरफ वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिनका कोई फिक्स आकार नहीं होता और ये कलरलेस होते हैं। इनकी संख्या भी लाल रक्त कोशिकाओं के मुकाबले काफ़ी कम होती है। और हाँ, इनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि इनमें हीमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं होता। और अंत में बात करते हैं प्लेटलेट्स की, जिन्हें विज्ञान की भाषा में थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये हमारे खून के सॉलिड पार्ट का एक बेहद अहम हिस्सा हैं। ये प्लेटलेट्स उन्हीं प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, जिनकी बात हमने थोड़ी देर पहले की थी। जैसे ही आपको कोई चोट लगती है, ये पूरी टीम एक साथ मिलकर ब्लड क्लॉट बनाने का काम शुरू कर देती है, ताकि ब्लीडिंग को तुरंत रोका जा सके। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले चलिए एक क्विक रीकैप क्विज के जरिए अपने नॉलेज को टेस्ट करते हैं। पहला सवाल, खून के उस तरल भाग को हम क्या कहते हैं जिसमें से क्लॉटिंग प्रोटीन निकाल दिया गया हो? दूसरा, लाल रक्त कोशिकाओं को उनका वो खास लाल रंग किस प्रोटीन की वजह से मिलता है? और तीसरा सबसे ट्रिकी सवाल, स्तनधारियों यानी मैमल्स की लाल रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? क्या उनका ये स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है? इन सवालों के बारे में जरूर सोचिएगा। ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स न सिर्फ आपके एग्जाम और करियर में काम आएंगे, बल्कि आपको अपनी खुद की सेहत को बेहतर समझने में भी मदद करेंगे। आज हमारे साथ इस अमेजिंग जर्नी में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।